देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने वो दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के ओवर कॉन्फिडेंस को लगा तब तगड़ा झटका जब बिना चुनाव आयोग के खुद बीजेपी ने करवा लिया वोटिंग। जनता से पूछा ऐसा सवाल कि जनता ने दे दिया करारा जवाब। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी की जमकर किरकिरी हो रही है और विपक्ष ने जमकर लपेटना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में क्या बिहार के साथ साथ बंगाल के अंदर इंडिया गठबंधन के वोट काटने की एक नई साजिश की जा रही है दोस्तों। बताएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से एक नई जानकारी दी गई है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने इसे एनआरसी से जोड़कर जमकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में बीजेपी के एकमात्र बिहार के नेता के खिलाफ कोर्ट ने सामने खड़ा करके आरोप तय कर दिया है दोस्तों, कभी भी हो सकती है जेल। बताएंगे कौन से ये नेता है। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एकदम सही बोला था कि बीजेपी चुनाव नहीं जीत रही बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी चुनाव जीत रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक मतदान साझा किया दोस्तों। बीजेपी ने लोगों से वोट डालने के लिए बोला। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख को पूरा माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक अभियान चलाया दोस्तों। बीजेपी की सरकार से लेकर पूरा का पूरा तंत्र इस बात में लग गया कि कांग्रेस पार्टी को इस बात को लेकर बैकफुट पर धकेला जाए कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा गांधी की जमकर आलोचना करते हुए कई सारे प्रोग्राम किए गए दोस्तों। आपको बता दें कि 50वीं वर्षगांठ मनाते हुए बीजेपी की सरकार ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए दोस्तों। बता दें कि कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पूरे देश भर के अंदर बीजेपी कैंपेन चला रही थी और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम भी किया, कल्चरल कार्यक्रम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से दोस्तों। इसके बाद कई सारे एमपी एमएलए के भी कार्यक्रम करवाए गए। उसके बाद सेमिनार का आयोजन कराया गया, यहां तक कि बीजेपी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने आकर मीडिया के सामने भाषण देना शुरू कर दिया। इमरजेंसी को काला अध्याय बताने लगे और इस तरीके की और भी प्री प्लानिंग बयानबाजी करने लगे दोस्तों। यहां तक कि स्टेट लेवल पर भी कई सारे बीजेपी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसे भी लिखवाए जा रहे थे बच्चों से, यानी बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी कि संविधान हत्या दिवस को अच्छे से मनाकर कांग्रेस पार्टी को फिर से एक बार बदनाम करने की कोशिश की जाए दोस्तों। लेकिन मामला भाजपा के लिए एकदम उल्टा पड़ गया। खबर यह है कि बीजेपी ने अपना पूरा कार्यक्रम करने के बाद, संविधान हत्या दिवस मनाने के बाद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट डाला दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने इस पोस्ट में लोगों से वोट डालने के लिए बोलते हुए उनसे सवाल किया कि बताइए कि अगर क्या कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार बन जाएगी तो क्या फिर से इमरजेंसी घोषित कर दिया जाएगा। इस पर भाजपाइयों को लग रहा था कि उन्होंने पूरे दिन ये प्रोपेगेंडा फैलाया है और पूरे दिन संविधान हत्या दिवस मनाया है तो जरूर उनको समर्थन मिलेगा। 24 घंटे लोगों से वोट देने के लिए बोला गया दोस्तों। पूरे 24 घंटे के बाद जो आंकड़े आए हैं, बीजेपी आईटी सेल वाले से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता तक अपना मुंह छुपा रहे हैं दोस्तों। और मीडिया वाले, खासकर गोदी मीडिया वाले तो कहीं भी कोई भी चर्चा भी नहीं कर रहे। दरअसल बीजेपी के मेन सोशल मीडिया हैंडल से पूछा गया था कि क्या कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने से फिर से आपातकाल लागू किया जाएगा, लगाया जा सकता है। इस पर लोगों ने जवाब देते हुए 47,244 लोगों ने अपनी बात रखी दोस्तों, जिसमें से 76% लोगों ने कहा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में आएगी तो आपातकाल लागू नहीं होगा। जबकि हाँ कहने वाले लोगों की परसेंटेज लगभग 24% के आसपास था दोस्तों। यानी अगर आप देखेंगे तो लगभग 30,000 के आसपास लोग टोटल 47,000 में से इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार आएगी तो इमरजेंसी लागू नहीं होगा दोस्तों। एक तरीके से यह भाजपाइयों के लिए करारा तमाचा है जो सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। यानी पूरा दिन माहौल बनाने के बाद, पूरा दिन संविधान हत्या दिवस मनाने के बाद रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट में बीजेपी बुरी तरीके से अपने प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करवा गई है दोस्तों। इस मामले पर अब जनता ने स्पष्ट राय दे दी है कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कभी इमरजेंसी लागू नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी का वर्तमान दृष्टिकोण राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और युवा नेताओं के साथ आगे बढ़ता है। भाजपा के प्रोपेगेंडा फैलाने का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी की हताशा अब एक बार फिर से सबके सामने उभर कर आ रही है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि बिल्कुल सही कहा था कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि चुनाव तुम नहीं तुम्हारी मशीन जीतती है। अब इसका उदाहरण भी सामने सामने देखने को मिल रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। पवन खेड़ा ने भी इस पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस वोटिंग में चुनाव आयोग का सहयोग नहीं होता उसमें बीजेपी की हालत खस्ता हो जाती है। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। लोगों ने इस पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए जमकर बीजेपी को निशाने पर लिया है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर गहन जांच करने की मांग की थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक नई योजना लेकर आई है दोस्तों, जिस योजना का नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन रखा गया है, SIR रखा गया है। हिंदी में इसको विशेष गहन संशोधन कहा जाता है दोस्तों, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला लिया है कि वो बिहार के विधानसभा चुनाव के अंदर जो मतदाता सूची का इस्तेमाल होगा उसका गहनता के साथ जांच करेंगे और जितने भी गलत नाम इलेक्टोरल रोल में लिखे गए हैं यानी वोटर लिस्ट में लिखे गए हैं उन्हें हटाया जाएगा। एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन के लिए फुल फ्लेज कैंपेन चला रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर नाराजगी जताई है और कांग्रेस की बातों में काफी तर्क भी है दोस्तों। कांग्रेस ने कहा है कि ये जो SIR लागू किया जा रहा है इससे अधिकारियों को इतना पावर दिया जाएगा जिससे मनमाने ढंग से मतदाताओं की पात्रता ये अधिकारी तय करेंगे, जिससे लाखों वोटों को छूटने का खतरा है। यानी अधिकारी अपने हिसाब से मनमानी करके कई सारे लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर सकते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी बात बोली है दोस्तों, वो बोला है कि ये जो SIR लागू किया जा रहा है इस SIR में कहा
जा रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए माता पिता के जन्म पत्री की जरूरत पड़ेगी। सवाल यह है कि माता पिता के जन्म पत्री व्यक्ति कहां से लाकर देगा। कांग्रेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 8 मार्च 2025 को आधार के माध्यम से मतदाता सूची को साफ करने का प्रस्ताव रखा था, जो एसआईआर से बेहतर विकल्प था। यानी आधार के इस्तेमाल से वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल की जानी चाहिए, ना कि माता पिता का जन्म पत्र मांग कर उसे जांच पड़ताल की जानी चाहिए। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर कुछ ही परसेंटेज लोग होंगे जिनके पास उनके माता पिता के जन्म पत्र होगा। इसी से पता चलता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के पास अतिरिक्त पावर हो जाएगा, वो चीजें अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर नाराजगी जताते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अपनी राय रख दी है। दोस्तों, देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें क्या बदलाव करता है। उनको 8 मार्च 2025 वाले नियम में बदलाव करने की क्या जरूरत थी। आधार के हिसाब से वोटर लिस्ट में जांच पड़ताल आराम से हो सकती थी, तो अब जन्म पत्री वाला क्यों कंडीशन ऐड किया गया है। ममता बनर्जी ने इसे लेकर नाराजगी जताई है। दोस्तों, ममता बनर्जी कहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर को बिहार के अंदर लागू किया है, लेकिन ये जल्द बंगाल में भी लागू करेंगे। बंगाल में लागू करना इनका असली निशाना है, क्योंकि वे प्रवासी मजदूरों और गरीब वोटरों से डरते हैं। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि गरीबों और श्रमिकों के पास अपने माता पिता के प्रमाण पत्र कहां से आएंगे। उन्होंने इस नई प्रक्रिया की तुलना सीधे एनआरसी से की है। दोस्तों, इससे उससे भी अधिक खतरनाक बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लोग जानबूझकर गरीबों और युवा वोटरों का हक छीनना चाहते हैं। क्या युवा पीढ़ी को वोट देने का अधिकार नहीं है। बीजेपी प्रचारकों जैसा काम करती है, एक तरफा फैसला ले रहे हैं। चुनाव अधिकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पूरे मामले पर राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करनी चाहिए थी, उसके बाद फैसला लेना चाहिए था। दोस्तों, सारी पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस करेंगे, तब तो समझ में आएगा कि आखिर कहां क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और उसके आधार पर पॉलिसी लागू की जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टेक होल्डर्स को नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि किसी भी चुनाव को सफल बनाने में जितना योगदान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है, उतना ही विपक्षी पार्टियों का होता है। इसीलिए सबको साथ में लेकर चलना चाहिए और सबके साथ डिस्कस करके ऐसी किसी भी योजना को लागू करनी चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। 2 शब्द जरूर लिखेगा इस पूरे मामले पर। वहीं पर आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले 2 दिन पहले बोलते थे कि भारत के अंदर ई कॉमर्स के कारण सामाजिक रिश्तों में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि हमारे भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है दोस्तों, जिसमें 2 शब्द जुड़े गए थे 1974-75 के आसपास में, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द, उसे हटाने की मांग कर रहे हैं आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले। वो कहते हैं कि प्रस्तावना की ये 2 शब्द हटा दिए जाए, क्योंकि अंबेडकर जी ने इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में भारत के प्रियम्बल में नहीं रखा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये शब्द प्रियम्बल में भारत के संविधान के प्रस्तावना में लिखे हैं या नहीं है। भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, और ये बात भारत के प्रस्तावना में लिखी हुई है। और संविधान की जो मूल विचारधारा है उसमें भी यही बात झलकती है दोस्तों। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें भी ऐसा ही पता चलता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है। इसके बावजूद बार बार आरएसएस वालों को दिक्कतें होती है कि आखिर प्रियम्बल में समाजवादी यानी सोशलिस्ट और सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों ऐसे आरएसएस के नेताओं के बारे में। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र नेता हैं सम्राट चौधरी। अगर आप किसी सर्वे को देखेंगे दोस्तों, तो उसमें नीतीश कुमार से नीचे अगर किसी का बीजेपी के नेता का थोड़ा बहुत परसेंटेज होता है तो वो सम्राट चौधरी का होता है दोस्तों। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव आते आते शायद सम्राट चौधरी भी चुनावी राजनीति से बाहर चले जाएंगे दोस्तों। कारण यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया था और इलेक्शन के नियमों का उल्लंघन करके इन्होंने जनसभा करते हुए जुलूस निकाला था। अब सम्राट चौधरी को 5 लोगों के साथ में मुंगेर जिला के अपर मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी प्रथम पंकज कुमार की अदालत में पेश किया गया दोस्तों, जहां पर इनके ऊपर आरोप तय किए गए हैं। हालांकि अपने आप को सबके सब निर्दोष बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरोप तय कर दिए गए हैं। अब उम्मीद है कि अब जल्द एक्शन होगा और सजा सुनाई जाएगी। कम से कम 2 से 3 साल की सजा मिलेगी, ताकि विधायकी भी जाए और उसके बाद बिहार के चुनाव में इनके एक्टिव होने का कोई औचित्य ना रहे। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर बिहार में सभी पार्टी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। गठबंधन में ज्यादा सीटें पाने की खींचतान भी लगातार जारी है दोस्तों। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने में जुटी पड़ी है। ऐसे में पार्टी ने अपने सीटों को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने टोटल 90 सीटों को लेकर अपना हिसाब किताब बनाया है। कांग्रेस कहती है कि हमारे पास 90 सीटों की पूरी स्ट्रेटजी है। 90 सीटों को 3 कैटेगरी में बदला गया है। पहला है जो एक कैटेगरी की तरह सीटें हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी के जीतने की संभावना है, या कांग्रेस पार्टी पहले कई बार चुनाव जहां पर जीती है, 19 तो पिछली बार जीती थी, बाकी लगभग 31 सीटें और है जहां पर कांग्रेस पार्टी या तो चुनाव 2015 में जीती थी या 2019 में जीती थी या फिर किसी और चुनाव के अंदर जीती थी, तो उसे एक कैटेगरी की सीटों के तौर पर रखा गया है। बाकी एक बी कैटेगरी की सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी की संभावना जीत की है, और सी कैटेगरी की सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए काफी टफ सीटें हैं, जिसमें शायद कांग्रेस पार्टी कभी कुछ डिमांड नहीं करेगी दोस्तों। तो 50 सीटों पर तो कांग्रेस पार्टी अपनी दावेदारी कर ही रही है। बाकी जो 18 सीटें जो मॉडरेट सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को उम्मीद है कि वो वापस से जीत सकते हैं, उन सीटों में से हो सकता है कि कांग्रेस थोड़ी सीटें डिमांड कर ले, तो टोटल 50 से 56 सीटों के आसपास, या यूं कहिए कि 56 से 60 के आसपास सीटें कांग्रेस की रहेगी दोस्तों। और पिछली बार की तुलना में कांग्रेस पार्टी को कम से कम 10 से 12-15 सीटों का कॉम्प्रोमाइज करना
पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी ने खुद इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी कोई आंकड़ा सजेस्ट करना चाहते हैं बिहार में सीट डिस्ट्रीब्यूशन का तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के कई सारे नेता लगातार दामाद और जमाई आयोग के अंदर अपना नाम नहीं आने से नाराज चल रहे हैं। दोस्तों नीतीश कुमार ने कई सारे आयोग बनाए जिनको मेहरारू दामाद और जमाई आयोग बोलकर संबोधित किया गया, यानी परिवारवाद के तहत नेताओं के बेटे उनके दामाद को और उनके जीजाओं को आयोग की सीट भंडारे की तरफ बांटी गई। दोस्तों ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता नीरज कुमार ने नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमेशा मुस्कुराता चेहरा वो नकाब है जो एक निष्ठावान कार्यकर्ता अपने हृदय में दर्द को छिपाने के लिए पहनता है। उसकी आंख में सपने हैं, एक बेहतर समाज, एक सशक्त राष्ट्र और एक पार्टी के झंडे तले पलते हैं। एक सूरज की तपिश में, बारिश के फुहारों में और ठंडी रातों में निस्वार्थ भाव से जन जन तक अपने विचारधारा का दीप जलाता है, विचारों का दीप जलाता है। पर यह मुस्कान, ये उत्साह उसके अंतर मन की वेदना को ढक लेता है। यानी दोस्तों बड़ी गहरी बातें बोल रहे हैं और ये गहरी बातें किनके लिए हैं? बीजेपी के नेता मोदी और अमित शाह के लिए जो बिहार को गुजरात की तरह चलाना चाहते हैं। दोस्तों बिहार के बीजेपी नेताओं को उनका सम्मान नहीं मिल रहा है। बाहर से आए हुए नेताओं को सत्ता की मलाई बांटी जा रही है। यहाँ तक कि अशोक चौधरी के दामाद भी आरएसएस के कोटा से आयोग के मेंबर बन गए दोस्तों, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता को किसी ने नहीं पूछा। और ऐसे एक नहीं बीजेपी के दर्जनों नेता हैं जो बिहार के अंदर मोदी और शाह की नीति को लेकर काफी नाराज है दोस्तों। और ये बात एकदम स्पष्ट बताती है कि कहीं ना कहीं बिहार के अंदर बीजेपी अंदर खाने अलग अलग खेमों में डिवाइड हो चुकी है। और चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन आपस में एकजुट हो जाए तो बीजेपी में और एनडीए गठबंधन में इतने डिवाइड है दोस्तों कि आराम से एकदम स्मूथली चुनाव जीत सकते हैं। जो भी आपकी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी केरला इकाई की ओर से सवाल खड़ा करते हुए कहा गया कि भारत सरकार ने 2532 करोड़ रुपए संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किए। अच्छी बात है, करना चाहिए, भारत की पुरातन भाषा है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि बाकी की जो 5 और लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़ीसा, जो सारी की सारी एंशियंट लैंग्वेज है, यानी संस्कृत इतनी पुरानी लैंग्वेज या उससे भी ज्यादा पुरानी लैंग्वेज तमिल को बोला जाता है दोस्तों। ऐसे ही उड़िया, मलयालम, कन्नड़ा और तेलुगु भाषा भी काफी ज्यादा पुरानी है, सेंचुरी ओल्ड लैंग्वेज है, इसीलिए इन्हें सबको क्लासिकल लैंग्वेज का एक दर्जा दिया गया है। लेकिन आलम यह है दोस्तों कि 2532 करोड़ रुपए संस्कृत पर खर्च किए गए, लेकिन अन्य भाषा को टोटल मिलाकर 147 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं भेदभाव नजर आता है। अगर आप भी मानते हैं कि सारे क्लासिकल लैंग्वेज को एक भारत के एसेट के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए, एक भारत की संपदा संपत्ति मान के उनका उत्थान कराना चाहिए, आपकी क्या राय है दोस्तों? इस तरीके के भेदभाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर ऐसे भेदभाव होंगे तो फिर सवाल दक्षिण के राज्यों से भी उठेंगे और कहीं ना कहीं अगर सरकार का इंटेंशन गलत नजर आएगा तो फिर कहीं ना कहीं विरोध और ज्यादा बढ़ भी सकता है दोस्तों। वैसे भी लैंग्वेज को लेकर दक्षिण के राज्यों में काफी ज्यादा लोग सेंटिमेंटल होते हैं, भावनात्मक होते हैं, इसीलिए ऐसे किसी भी आंकड़े को आने से पहले बीजेपी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी भारत के सारे क्लासिकल लैंग्वेज का समर्थन करते हुए कहते हैं कि सारी भाषाओं का एक लेवल पर सम्मान होना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लुधियाना उपचुनाव हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता प्रगट सिंह और कुशलदीप ढिल्लों ने उपाध्यक्ष के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। कांग्रेस के नेताओं ने इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। पार्टी में और बड़े परिवर्तन के लिए संकेत दिए गए हैं दोस्तों। इसी के साथ में महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक बबन राव लोनीकर ने एक ऐसा विवादित बयान दिया है दोस्तों जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि शायद ये बीजेपी के अलग ही लेवल के नेता है दोस्तों। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक बबन राव लोनीकर कहते हैं कि उनकी पार्टी और सावरकर की आलोचना करने वालों को पता होना चाहिए कि कपड़े, जूते, मोबाइल फोन योजनाओं का आर्थिक लाभ तथा बुवाई के लिए जो पैसे मिल रहे हैं वो हमारी वजह से मिल रहे हैं। यानी जनता को जो कपड़े, जूते, मोबाइल योजना सारी चीजें मिल रही है वो बीजेपी सरकार की वजह से मिल रही है, भाजपा की वजह से मिल रही है। उनके इस उलझुल बयान को लेकर विपक्ष ने पलटवार किया है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखेगा इनके बारे में, जिन्हें लगता है कि भारत के अंदर लोगों को कपड़े, जूते, मोबाइल सब कुछ बीजेपी की वजह से मिल रहा है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर अभय सिंह, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह समेत 7 विधायकों ने समाजवादी पार्टी के विधायक होते हुए साल भर पहले राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग किया था दोस्तों। 1.5 साल के बाद सपा ने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। क्या विधानसभा अध्यक्ष तीनों विधायकों की सदस्यता को रद्द करेंगे? ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि अगर इनकी विधायकी रद्द नहीं होगी तो इलेक्शन नहीं होगा। अगर विधायकी रद्द होती है तो उपचुनाव होंगे और उपचुनाव में वाटर टेस्टिंग का टाइम होगा इंडिया गठबंधन के लिए। और क्योंकि रायबरेली में भी 2 सीटों पर चुनाव हो सकते हैं तो ऐसे में मुकाबला जबरदस्त देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की भी भूमिका रहेगी दोस्तों। आपकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश के स्पीकर को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और क्या जल्दी से जल्दी विधायक को उनके पद से हटाना नहीं चाहिए? 1.5 साल हो चुके हैं, अब तक तो एक्शन लिया जाना चाहिए था। साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मीडिया ने पूछा कि बिहार में आप लोगों की क्या भूमिका होगी, क्या समाजवादी पार्टी बिहार के बारे में कुछ सोच रही है? तो सपा प्रमुख कहते हैं कि समाजवादी पार्टी तेजस्वी यादव की मदद करेगी, उनकी पार्टी की मदद करेगी। आरजेडी के साथ हम लोग खड़े हैं, डंके की चोट पर खड़े हैं, क्योंकि एक दिन पहले तेज प्रताप यादव से अखिलेश यादव ने बातचीत की थी दोस्तों। तो खबर यह मिली थी कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब हालांकि उन्होंने इस बात का जवाब तो नहीं दिया कि तेज प्रताप यादव को लेकर उनकी पार्टी की क्या भूमिका है, लेकिन उन्होंने बता
बता दिया है कि तेजस्वी यादव के साथ खड़े रहेंगे। इसका मतलब दोस्तों समाजवादी पार्टी बिहार के अंदर अपना कोई कैंडिडेट उतारने नहीं जा रही है। तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करते भी अखिलेश यादव नजर आ सकते हैं और पीडीए का जो समीकरण उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सफल बनाया है, उसी समीकरण पर अगर तेजस्वी यादव आगे बढ़ेंगे तो जरूर इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। दोस्तों वहीं पर इटावा के अंदर शहर में जातीय तनाव के चलते हालात बेकाबू हो गए। कथावाचक कांड के मामले को लेकर युवा नेता गगन यादव की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों में आक्रोश देखने को मिला। आगरा कानपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया, पुलिस पर जमकर पथराव भी किया गया, कई पुलिस के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दोस्तों आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, भारी पुलिस बल तैनात की गई है और पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी के साथ में गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को 2-3 दिन पहले एक बड़ी सफलता मिली थी। दोस्तों विश्वासर की सीट से उनका कैंडिडेट गोपाल इटालिया चुनाव जीत गया था। आम आदमी पार्टी के पहले भी इस सीट पर विधायक हुआ करते थे, लेकिन वो छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ उपचुनाव लड़ना पड़ा। दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये सीट वापस प्राप्त कर ली, लेकिन अब खबर एक और सामने आई है। दोस्तों खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के बोटाद के विधायक उमेश मकवाड़ा ने अपने सारे पोस्ट से पार्टी के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों, और जल्द वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, विधायकी से इस्तीफा दे सकते हैं। दोस्तों अगर विधायकी से इस्तीफा देते हैं तो इसका मतलब ये पार्टी के लिए एक तगड़ा झटका होगा। फिर से एक बार उपचुनाव इस सीट पर होगी। दोस्तों लगातार बीजेपी का ये गढ़ माना जाता रहा है सीट, जहां पर बीजेपी जीतने के लिए इस्तीफा दिलवा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आम आदमी पार्टी अब गुजरात में बीजेपी को हराने के लिए गई है, उनको ऐसे कई सारे और मामलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात के अंदर बीजेपी की राजनीति हमेशा से पार्टी को तोड़ने की रही है। वो दूसरे की पार्टी को तोड़ते रहते हैं, उपचुनाव में उन सीटों को हासिल करते रहते हैं और फिर जब बड़ा वाला इलेक्शन आता है तो उसमें बीजेपी की सीटें ज्यादा रहे या कम रहे, भारतीय जनता पार्टी वहां कोई ना कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश कर लेती है। दोस्तों जुगाड़ लगा लेती है। अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का हाथ मिलाना पड़ेगा और एक लॉन्ग टाइम रणनीति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भी अपने सारे पुराने समीकरण को सेट करना पड़ेगा, तब जाकर गुजरात में पार्टी को जीत मिल सकती है। और कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की कोई पार्टी हो, अगर गुजरात में जीत के साथ अपनी सरकार को बरकरार रखना है तो एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी वाला नेता चाहिए, जो अपने विचारधारा से कभी भी 1 इंच भी ना डगमगाए, और इसी से ही पार्टी का फायदा होगा और इंडिया गठबंधन लॉन्ग टाइम के लिए गुजरात में सरकार बना सकती है। वरना तो फिर अगर दूसरी पार्टी से नेताओं को उठाकर लाएंगे, चुनाव लड़वाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ने में ज्यादा टाइम लेगी नहीं दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में हराने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ में एक आइडियोलॉजी चाहिए, जिसके कारण नेताओं में एक ऐसी भावना रहे कि वो बीजेपी की तरफ कभी घूमकर देखे बिना, तब जाकर एक बड़ी जीत हो सकती है। आपकी क्या राय है दोस्तों, गुजरात के बारे में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव समाज से आने वाले कथावाचक के साथ बदसलूकी और जातिवादी दुर्व्यवहार का मामला काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना दोस्तों। ऐसे में अब उल्टा पुलिस ने कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके साथी संत कुमार यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है दोस्तों, यानी कथावाचकों के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया है। पहचान छिपाने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और धोखाधड़ी के आरोप के तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखेगा इस तरीके की कार्रवाई को लेकर, यानी जिनके ऊपर हमला किया गया, जिनको पीटा गया, उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया दूसरों के कहने के बाद। और ये बातें तब सामने आई है छेड़खानी की, जब मामला इतना आगे बढ़ गया था दोस्तों। उससे पहले तो छेड़खानी की तो कोई बात भी नहीं आई थी। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर स्कूल में हिंदी पढ़ाने के आदेश पर छिड़े विवाद के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी भाषा के आधार पर लोगों के बीच में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में भाषाई आपातकाल लगा दी गई है। साथ ही ठाकरे ने हिंदी मुद्दे पर 7 जुलाई को आजाद मैदान में सभा करने का ऐलान किया है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, क्या आपको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे इस बार बीएमसी के इलेक्शन में एक मजबूत कड़ी बनकर उभरेंगे, या फिर एमएनएस पार्टी के साथ गठबंधन होने में अभी दिक्कतें आएगी? यूबीटी और एमएनएस का गठबंधन मुश्किल है, क्या आपको लगता है? क्या कुछ समीकरण महाराष्ट्र में पलटते हुए नजर आते हैं, या फिर सब कुछ वैसा ही है? वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण के मामले में जमानत हो जाने के बाद भी जेल से आफ्ताब को रिहा न करने के मामले पर 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है दोस्तों। गाजियाबाद यूपी के जिला जज को इस केस की जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आफ्ताब को जमानत देने के लिए बोला था, लेकिन जेल ने ऑर्डर के टाइपो मिस्टेक बताकर उसे रिहा नहीं किया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि भगवान जाने कि कितने लोग तकनीकी कारणों से आपकी जेल में सड़ रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे जेल से छोड़ दो, आफ्ताब को जेल से बाहर जाने दो, रिहा कर दो, लेकिन जेल प्रशासन इस बात को सुनने को तैयार नहीं है दोस्तों। उसको टाइपो लग रहा है, यानी जो लेटर आया था उसमें गलती लग रही थी कि रिहा करने के लिए बोला गया है, ये गलत लिखा गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि जेलर और जो जेल के अधिकारी है वो अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। हालांकि कोर्ट ने 5 लाख रुपए का मुआवजा ठोक दिया है। अब मुआवजे के पैसे आफ्ताब को दिए जाएंगे दोस्तों। अप्रैल में ही जमानत मिल गई थी, सोचिए अप्रैल 29 को, उसके बाद मई पूरा महीना बीत गया, जून पूरा बीतने को है, लगभग 2 महीने तक जेल में रखा गया बिना किसी दोष के, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश तक नहीं माना गया। अगर आप भी मानते हैं कि बल्कि और ज्यादा पेनल्टी लगानी चाहिए थी, 2500 लाख रुपए की पेनल्टी लगनी चाहिए थी, और ये पैसे आफ्ताब को एक हर्जाने के तौर पर मिलना चाहिए था, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ आम आदमी पार्टी के
के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि 2023 में मैं मंत्री बना, 2018-19 में सैंक्शन हुए हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के मामले में मुझे कैसे आरोपी बनाया गया, 2016-17 में HIMS की घोषणा से मैं कैसे आरोपी बन गया। सौरभ भारद्वाज के सिंपल से सवाल है दोस्तों, जिसका जवाब मुश्किल है कि मिलेगा। साथ साथ खबर ये सामने आ रही थी कि 2 पहिया वाहनों पर भी टोल टैक्स लगाया जाएगा। दोस्तों जैसे ही न्यूज में ये खबर छपती है उसके बाद लोगों की नाराजगी सोशल मीडिया पर देखने को मिली और बीजेपी सरकार को जैसे ही घेरा गया तो उसके बाद नितिन गडकरी आकर कहने लगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फेक न्यूज है, गलत जानकारी दी जा रही है, भ्रामक खबरें दी जा रही है। इसके बाद लोगों ने कहा कि बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी ने इस रिपोर्ट को छापी है, अगर ये गलत इंफॉर्मेशन दी गई है तो फिर इस पर कार्रवाई कर रही है, वरना तो माना जाएगा कि आप वाटर टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 2 व्हीलर पर टोल टैक्स लगा देंगे तो जनता का क्या रिस्पॉन्स होता है। अगर सब लोग इस पर शांत बैठ जाते और कोई कुछ जवाब नहीं देता तो हो सकता है इसे लागू कर दिया जाता। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये एक पुराना तरीका है इन लोगों का जनता का मूड जानने का, कि जनता इस बात से क्या बौखला जाएगी या फिर इसे एक्सेप्ट कर लेगी और उसके आधार पर फैसला लेते हैं, आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।